क्या कोई ऐसी भी दुल्हन होगी? क्या किसी की ऐसी भी किस्मत होगी? क्या किसी की ऐसी भी शादी हुई होगी जिसे ना मेहंदी लगा, ना कोई खुशी, जिसे अपने पति के बारे में कोई अता पता नहीं, ना ही ससुराल की कोई खबर, ना कोई सपना सजाया, ना दिल में किसी तरह के जज्बात और उमंग उठे। भला ऐसे कैसे हो सकता था? यूं ही होना था अर्जेंट की शादी में। बस उसे शादी के दिन खूबसूरत सा लहंगा पहना दिया गया था और उसके खूबसूरत जिस्म को किसी की बीवी बना दी गई थी। उसने एक झटके से सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। एकदम उसकी आंखों में मिर्ची सी जलने लगी। कोई बहुत खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ था। एक पल को उस हसीन मोमसी गुड़िया को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, ये रोना धोना, ये सोग मनाना कमरे की चार दीवारी के अंदर तक ही अच्छा लगता है। मैं इस गांव का अकेला मुखिया हूँ। यहाँ के बहुत से गांव और दूर दराज इलाकों में हमारी बहुत इज्जत है। आपकी वजह से हमारी बनी बनाई इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए और कान खोलकर मेरी इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। मैं कोई भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूँगा और हाँ, उसके अलावा आपकी सारी ज़रूरत और इच्छाएं पूरी की जाएगी। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ या शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा और मेरे परिवार वालों की तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी। सामने से आती हुई भारी मर्दाना आवाज़ पर वह घबराकर पलटी थी। वह उसके तरफ ही देख रहा था। कुछ पल में उसकी बोलती बंद हो गई। उन दोनों की नज़रें मिली और बहुत अच्छे से मिली। जो लंदन जैसे आज़ाद माहौल का हिस्सा थी, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग और अमीर थी, बचपन से बोल्ड माहौल में रहकर जवान होने वाली, आज उस अनजान आदमी के सामने पसीना पसीना हो गई। वह तमन्ना, जो मर्दों के बीच में बहुत कॉन्फिडेंस से बात करने वाली, आज धीरे से कांप रही थी। इतने खूबसूरत मर्द देखे, लेकिन कभी उसने धड़कनों को यूं भी काबू नहीं किया था। फिर ऐसी हालत में खुद को देखना, ये समझ नहीं पा रही थी। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे आपके लिए। आप तो बिल्कुल परी जैसी हो। आपको देखकर तो कोई मना ही नहीं कर सकता। आपके लिए मौत को भी गले लगाना पड़ेगा तो लगाने से कोई पीछे नहीं हटेगा। और जब आपकी मर्जी ही नहीं थी तो मना क्यों नहीं किया अपने बाप से कि मुझे शादी नहीं करनी? क्यों की शादी? चाहे जिस भी हालात में शादी हुआ हो, जो सिचुएशन बनी थी, वह मैं संभाल लेता। आपके साथ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी ना, या बंदूक सर पर रखकर तो तुम्हें ब्याह कर नहीं लाया था। फिर अब ये रोना धोना क्यों? तमन्ना, जो बिना पलकों को झपकाए उसे एक टक देख रही थी, काश आपके साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती के आड़ में ना हुई होती तो आज इस खूबसूरत रात में बोरिंग तरह की बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि खुद को आपका पति होने पर दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा होता। आपके हुस्न की तारीफ कर रहा होता। आपसे इतना दूर होने के बजाय आपके कदमों में अपना दिल लिए बैठा होता। आपकी खूबसूरती को अपने मोहब्बत के जज्बात से रिझाने की कोशिश करता। लेकिन अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में मैं खुद को आप पर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता। आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। ये बातें तमन्ना को अर्श से फर्श पर फेंक चुका था। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। फिलहाल जो भाग गई अपनी जिम्मेदारी से, वह कोई गैर तो नहीं थी, तुम्हारी चाची की लड़की थी। तुम भी ज़रूर उसी की जैसी होगी, मतलब परस्त, खुदगर्ज, धोखेबाज। निकाह तो हो गया, लेकिन तुम मेरी पाबंद नहीं हो। मेरी तरफ से तुम्हें आज़ाद करने का सवाल ही नहीं उठता। अपने घर जाना चाहती हो या तलाक की ख्वाहिशमंद हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं खुशी खुशी तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। लेकिन अगर तुम मुंह छुपाकर भागी तो फिर सज्जाद के कहर को देखोगी। और हाँ, तुम अपने माँ बाप को मेरा पैगाम ज़रूर दे देना। मैं मार्केट में बिकने वाला खिलौना नहीं, जिसे खरीद कर उसे खेल कर अपना दिल बहलाकर छोड़ दिया जाए। मैं सज्जाद हूँ। मेरे घर में और मेरे गांव में मेरी हुकूमत चलती है। अगर तुमने ऐसा वैसा कोई भी कदम उठाया, उस पल तुम मेरी बीवी, मेरी मलिका होकर भी मेरी नज़रों में कोई हैसियत नहीं रखोगी। ये ज़बरदस्ती की शादी, इससे मुझे नफ़रत है। तुम्हारी ये बेपनाह खूबसूरती, ये हुस्न किसी काम का नहीं, इसलिए ये बोझ उतार कर खुद को सुकून में कर लो। वह थोड़ा मुस्कुराकर हंसा था। वह तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया और तमन्ना वहीं पत्थर बनी रह गई। वह अपनी जगह से हिल भी ना सकी। इतनी बेइज्जती, इतना बड़ा थप्पड़, शादी के रात ये सब क्या हो गया था? वे किसी और के गुनाह का भुगतान भरती, अपना सब कुछ छोड़ बैठी थी। जिस आदमी के लिए वह उसे अपने शब्दों से बेमोल कर गया था, आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अल्लाह ने सूरत क्या अच्छी दे दी तो खुदा बन बैठे हो। और दिल अगर इतना ही काला था तो मुझसे निकाह क्यों किया? उसी दिन मना कर देता। तमन्ना से निकाह कबूल करवाना इतना आसान नहीं था। जनाब पतिदेव, सारे हिसाब बराबर ना किया तो मेरा भी नाम तमन्ना नहीं। उसने ये खुद से कहा। इस आदमी को जरा भी शर्म नहीं आई। वह पहली ही नज़र में उस घमंडी इंसान पर अपना दिल हार बैठी थी।
जो हंगामों की हालत में उसका पति बना दिया गया था। तमन्ना के लिए आगे न मौत छोड़ी थी न पीछे जिंदगी। वह धड़ाम से सोफे पर गिरती बैठ गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। जहाँ वह कुछ देर पहले हुए उस निकाह पर मातम मना रही थी, वहीं अब उस संगदिल आदमी पर पहली नज़र में अपना दिल हारने पर खुद को कोस रही थी। मेरी ये आप बीती उस दिन शुरू हुई थी जब पापा जल्दी ऑफिस से घर आए थे। तमन्ना बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ। कासिम घर में आते अपने दोनों बेटियों को आवाज़ देने लगे। अब्बू। तमन्ना हंसती मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। उसके सामने ही अब्बू बैठे थे। क्या बात है पापा, आप आज जल्दी आ गए हो? वैसे आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कासिम बेटी की बातों पर हंस दिए। हिंदुस्तान से तुम्हारी छोटी चाची का फ़ोन आया था। रुबीना का निकाह है, दावत दी गई है। कासिम चेहरे पर चमक लिए बोले। जब बात अपने खून अपने बेटी की आती तो वैसे ही खुशी से भर जाते। वैसे भी पापा मुझे हिंदुस्तान देखने का बहुत क्रेज़ है। मैं तो ज़रूर चलूँगी इस बार, तमन्ना एक्साइटेड होकर बोली। कहाँ जाने की बात हो रही है दोनों बाप बेटी में? अरे सबीना, रुबीना बेटी की शादी है, हिंदुस्तान से आज ही फ़ोन आया है। हम सबको बुलाया गया है। तमन्ना चल रही है, आप भी तैयारी कर लो। कासिम बारीकी से बताने लगे। सबाना बोली, हमें हिंदुस्तान गांव जाना पड़ेगा। ओ गॉड प्लीज़ कासिम, 1000 बार आपसे कहा, मैं वहां एडजस्ट नहीं हो सकती प्लीज़। वैसे भी मेरी इस महीने बहुत सी मीटिंग है। तमन्ना भी नहीं जा सकती, उसके पेपर अभी हुए नहीं और उसके लिए उसे तैयारी करनी होगी। और आप हैं कि उसे हिंदुस्तान ले जाने की बात कर रहे हैं। सबीना माथे पर बल लिए बोली। वह छोटे भाई की बेटी है सबीना। मैं कभी नहीं कहता कि आपको अपने साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, लेकिन इस बार अगर तमन्ना हिंदुस्तान जाना चाहती है तो तुम उसे नहीं रोक सकती। कासिम भी अब नाराज़ शब्दों में बोले। मम्मी, मैं इस बार पापा के साथ हिंदुस्तान ज़रूर जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। आपको नहीं जाना मैं ये समझती हूँ, लेकिन मैं पापा के साथ ज़रूर जाऊंगी। तमन्ना अब जिद्दी शब्दों में कहती हुई उठ खड़ी हो गई। आखिरकार वही हुआ जो सबीना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह हिंदुस्तान कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह तमन्ना को अपने साथ हिंदुस्तान लाने पर नहीं रोक पाई थी। तमन्ना हिंदुस्तान जाने के लिए अपनी मम्मी को मना चुकी थी और वह बहुत खुश थी। उसने कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था और अब पहली बार अपने पापा के साथ अपने मुल्क उन लोगों के बीच जा रही थी। हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर उतरते ही सामने उन्हें अपने बहुत पुराने नौकर खड़े नजर आए थे जो उन्हें लेने आए थे। उनके पापा बहुत खुश थे। उनके लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए वे सारे रास्ते उनके साथ बातों में बिजी रहे। लेकिन तमन्ना के लिए ये बहुत अनोखा और दिलचस्प नज़ारा था। वह अपने दाएं बाएं जाते हुए पहाड़, खेत, झरना, पेड़ बड़ी चाहत से देख रही थी। आखिरकार उनका सफ़र पूरा होने वाला था। गाड़ी ऊंची नीची ढलानों से होती हुई वह हवेली के अंदर आकर रुकी। दरवाजे के बाहर उसे बहुत से लोग खड़े नजर आए, जिनमें उसके बुआ, फूफा, चाचा, चाची, उनके नौकर और कुछ औरतें शामिल थीं, जिन्होंने बड़े जोरदार अंदाज में उनका स्वागत किया था। सिर्फ उसके पापा ही नहीं बल्कि उसे भी बहुत प्यार दिया था, जिस पर वो बहुत खुश और एक्साइटेड सी नज़र आ रही थी। वह फ्रेश होने और खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए एक कमरे में लेट गई, लेकिन यहाँ उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लेकिन वह करवट बदलते बदलते आखिर उसे नींद आ गई थी। नींद पूरी करने के बाद जब वो उठी तो शाम हो चुकी थी। यहाँ आने पर सब कुछ नया माहौल देखकर वह थोड़ी घबरा सी गई थी। नए लोग, अरे बेटा आओ। जब उसकी चाची ने उसे वहीं खड़े होते देखा तो उसको आवाज़ दिया। उसकी चाची और कुछ औरतें मेहंदी के थाल सजा रही थी। वे सब आपस में लखनऊ के देसी जुबान में गाना गा रही थी। वहाँ की औरतें सभी अपने सर से दुपट्टा ओढ़कर और मुंह ढककर गाना गा रही थी, जिन्हें देखकर वे थोड़ी नर्वस सी हो रही थी। तमन्ना ने उस वक्त ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। लंबे घने काले रंग के बाल खुले हुए थे। वह खूबसूरती का खुद अपना मिसाल थी। उसका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर देसी भाषा ही आती थी और वह किसी से बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर अपनी देसी भाषा ही आती थी। उनके बीच जाना नहीं चाहती थी। चाची रुबीना कहाँ है? उसने हिंदी में कहा। ये उसके पापा की ही मेहनत थी जो वे लंदन में रहकर भी अपनी हिंदी भाषा नहीं भूली थी। लंदन में रहकर भी इतनी साफ हिंदी बोल सकती थी। बेटा, वह ऊपर के आंगन में है। वह हल्दी लगवाकर बैठी है। आज उसकी मेहंदी है। सब मेहमान जमा होंगे। तुम नौकरानी के साथ ऊपर चली जाओ। उसे जवाब देने के साथ वह एक नौकरानी को उसके ऊपर ले जाने को बोली। उसने एक नज़र सबको देखा। उसके पापा ने बताया था यहाँ की औरतें बड़े बड़े दुपट्टे के बिना कमरे से बाहर नहीं जाती। उसके पास सर पर ओढ़ने के लिए एक दुपट्टा तक नहीं था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। नौकरानी उसे कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चली गई।
वे अंदर दाखिल होती हुई उसे हैरानी का जोरदार झटका लगा। उसकी भूरे रंग की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका पूरा चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था, जिस पर सिर्फ उसकी 2 आंखें ही नजर आ रही थी। रुबीना आगे बढ़कर उसके गले लगी। तमन्ना भी उससे बड़ी खुशी दिल से मिली। तमन्ना उससे पूछने लगी, ये सब क्या है? ये हमारे यहाँ रस्म है हल्दी की। यहाँ दुल्हन किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। अगर दुल्हन खुले मुंह घूमेगी तो उसके ऊपर रौनक नहीं चढ़ती। रुबीना ने उसे यहाँ के रस्म रिवाज के बारे में बताया। ओ गॉड, तुम्हारा दम नहीं घुट रहा? तमन्ना अजीब सा मुंह बनाती बोली, ये बूढ़े लोगों की पुरानी रस्म है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं ये हटा देती हूँ। रुबीना ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाती बोली। उसकी खूबसूरत आंखें तमन्ना को चौंकाने पर मजबूर कर गई थी। क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई है? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें ये शादी नहीं करनी, या फिर तुम्हें लड़का पसंद नहीं? तमन्ना ने उसे शरारत भरे शब्दों में पूछा। तमन्ना अक्सर फ़ोन पर बात किया करती थी। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती ना सही, लेकिन अजनबी भी नहीं थे। तभी रुबीना अचानक उसके सीने से लगती रोने लगी। क्या हुआ रुबीना? तमन्ना परेशान हो गई। वादा करो ये बात किसी से नहीं बताओगी। वह उसके सामने हाथ जोड़े बोली। मैं वादा करती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? उसका हाथ थामे बोली, बात यह है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। रुबीना की बात पर वह चौंक उठी थी। तभी वह पूरी बात बताना शुरू हो गई। मैं और जाहिद एक दूसरे को चाहते हैं। हमारे ही गांव का है, गरीब ज़रूर है, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है। पापा की सज्जाद के साथ कोई बात तय हुई थी जो पूरा ना हो सका, और उसके बदले झिरके में ये फैसला हुआ कि मेरी शादी सज्जाद से की जाएगी। अब इस सब में मेरी और जाहिद की क्या गलती है, और हमारा क्या कसूर है? सज्जाद बहुत घमंडी और मगरूर आदमी है। सुना है सज्जाद बहुत पढ़ा लिखा है, शहर में रहकर बहुत से डिग्रियां हासिल की हैं। यहाँ का बहुत बड़ा जाना माना आदमी है और रईस आदमी है। सब उससे डरते हैं और उसका हुक्म मानते हैं। कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन मेरा दिल राजी नहीं। मैंने उसे कभी देखा नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी। पापा सब जानते हैं, लेकिन वह झिरके के फैसले के आगे मजबूर हैं। बहती आंखों से उसने तमन्ना को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर वह चुप रह गई। अब तक उसने गांव के रस्म रिवाज के बारे में सुना था, लेकिन आज ये सब देखकर उसका खून खौल उठा था। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा से बात करूंगी, उसने तसल्ली दी। नहीं तमन्ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब कुछ नहीं हो सकता। झिरके का फैसला हर हाल में मानना ही पड़ेगा। वह बेबसी से रो रही थी। हाँ, अगर ये शादी किसी तरह रुक जाए, बिना किसी को कुछ कहे, क्या तुम ये कर सकती हो? मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और उसका हाथ पकड़े उससे मिन्नतें मांग रही थी। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। ये तो वाकई गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा लंदन में तो नहीं होता। वहाँ का कानून इस बात की परमिशन नहीं देती। अचानक ढोलक की आवाज़ तेज हुई, पर तमन्ना हैरान हुई। मेहंदी आ गई, उसने बताया। तभी उसकी चाची दरवाज़ा खोलकर, तमन्ना बेटा, मेहंदी आ गई है। आप ये कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, और रुबीना की मदद कर दो बेटा। वह कपड़े तमन्ना के हाथ में पकड़ाकर रुबीना से बोलती चली गई। उसका दिल किया कि वह अभी जाकर इस शादी को रोकने के लिए चाची से मना करे। उसे इस रस्म रिवाज पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजबूरी थी। रुबीना ने उसे चुप रहने को कहा था, सो वह चुपचाप तैयार होने लगी। बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना था, जिस पर चारों तरफ मोतियों का काम हो रखा था। हल्का सा मेकअप करते ही वह और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी स्किन इतनी खूबसूरत और चमकदार थी कि मेकअप की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से उसके खूबसूरत लंबे बाल जो नीचे घुटनों तक आ रहे थे, वह इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। उसके गोरे रंग, आंखें और लंबी मुड़ी पलकें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वह लंदन जैसे माहौल, जहाँ खूबसूरती बहुत आम होती है, वहाँ पर भी उसके हुस्न के चर्चे थे। कोई उस जैसा नहीं था। फिर तो ये हिंदुस्तान था। उसे तैयार होकर नीचे आने पर हर कोई उसके तरफ देख रहा था। चाची उसको सबसे मिलवा रही थी। शहनाई की गूंज मची, लड़कियों का डांस करना शुरू हो गया। ये सब अनोखा था तमन्ना के लिए। उसके घर वालों ने भी कई नोट उस पर वार करके फेंक दिए थे। कुछ पल के लिए वह रुबीना की बातें भूलकर उस मंजर में खोसी गई थी। उसे भी ढोल पर नाचने के लिए घसीटा गया, लेकिन वो मुस्कुराकर दूर होकर तालियां बजाने लगी। रस्म शुरू हुई। रुबीना को लाकर बिठाया गया और फिर सब एक एक करके उसे उपटन लगाने लगे। तमन्ना ये सब बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी और फिर मुस्कुराकर देख रही थी। ये सब सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी का सारा रस्म रिवाज हुआ। वह थक कर सो गई अपने कमरे में। सुबह के 12 बज रहे थे जब उसकी चाची ने उसे जगाया। वह बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर गुस्से से उन्हें देखने लगी। बेटा उठ जाओ, बारात आने वाली है।
उसकी चाची उसे मुश्किल से उठाती हुई बोली। वह हैरान होती हुई उनको तकने लगी। रात गए तब फंक्शन चला, अब इतनी सुबह बारात। ये बारात कुछ दूर के गांव से आएगी, इसलिए वह बेदिल से उठी थी और तैयार होने लगी। बारात बस आने वाली थी। जब वह नीचे तैयार होकर आने लगी, उसका सोया हुआ दिमाग बार बार रुबीना की तरफ जाता उसे उदास करने लगा था। तभी उसने देखा कि उसकी चाची और कुछ औरतें रुबीना के बंद दरवाजे को पीट रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्हें खतरे की घंटियां महसूस हुई। उसका दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगी। उसका वहम सही निकला। चाची जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये लड़की सबका मुंह काला करके भाग गई है। ये आवाज़ थी, ये तूफान था। तमन्ना जैसे सुन्न होकर रह गई। और फिर एक कयामत थी जो सब पर बीत गई थी। और फिर तमन्ना के ऊपर भी एक कयामत बीत गई थी। और ये कयामत लाने वाला कोई और नहीं, खुद उसका बाप था। कल ही की तो बात थी जब वो यहाँ इस सरजमीन पर मेहमान के सूरत में आई थी, लेकिन अब यहीं का हिस्सा बनने जा रही थी। कभी ऐसे अजीब किस्से हो जाते हैं कि दिल व दिमाग सोचने समझने की ताकत खो देता है। उसका बाप उसके सामने हाथ जोड़े सवाली बनकर खड़ा था, उस इंतजार में कि तमन्ना ये कबूल कर लेगी। आंखों में आंसू लिए वे चाह कर भी कुछ कह ना पाई। किससे कहती वह अपने दिल की बात? यहाँ उसके पापा के सिवा था ही कौन जो उसको समझ पाता? और आज वे खुद ब खुद फरियाद बने बैठे थे। वह कैसे उन्हें खाली हाथ लौटाती? उसकी माँ का फ़ोन आया था, जो फ़ोन पर चिल्ला रही थी, उसे रोक रही थी। उनकी इकलौती लाडली नाजों में पली बड़ी थी, कैसे किसी उजाड़ गंवार माहौल का हिस्सा बन सकती थी? वह तो चमकता हीरा थी, जिसे किसी शहजादे के ताज में लगना था। वैसे किसी एरे गहरे की गुनाह की सज़ा का भुगतान के लिए नहीं आई थी। वह चुपचाप थी। उसने अपने पापा को सबके सामने रोता देखा। फिर सब बहुत जल्दीबाजी में हुआ। हर रास्ता उसने खुद अपने हाथों से बंद कर लिया था। विदाई से कुछ मिनट पहले वह अपने बाप के पास आई। मैं जानता हूँ इस बात पर तुम अपनी माँ की तरह मुझसे नाराज़ हो जाओगी मेरी जान, लेकिन ये किस्मत के फैसले होते हैं। ज़िंदगी के डोर नसीब के हाथ में होती है। जो कुछ भी हुआ वह बहुत अचानक हुआ और कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर मेरी शहजादी, मैं इतना खुदगर्ज और बुरा नहीं कि अपनी जान सी प्यारी बेटी को जलती आग में झोंक दूं। मैं सज्जाद से मिला हूँ। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इस गांव का मुखिया भी है और बहुत खूबसूरत है। बाकी 1000 मर्दों से बिल्कुल अलग है। सुलझा हुआ है, 1000 खूबियों का मालिक है, तुम्हारे जोड़ का है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही मर्द की तलाश थी। ये नसीब में ही तुम दोनों का मिलन लिखा था। बस मेरी जान, मेरी तुमसे आखिरी इल्तिजा है, मेरा मान, मेरी इज्जत बरकरार रखना। वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पापा ने कितना सही फैसला किया है तुम्हारे लिए। शायद ऐसा नसीब, ऐसा बेहतरीन चुनाव मैं लंदन में सालों रहकर भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकता था, जो सज्जाद की सूरत में तुम्हें मिला है। नया माहौल, नई जगह, नए लोग, थोड़ा मुश्किल होगा एडजस्ट करना, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम कर लोगी। अच्छी बहू बनके सबके दिल पर राज भी करोगी। मेरी जान, मेरी दुआ है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मेरे फैसले पर तुम्हें नाज जरूर होगा और तुम सज्जाद के साथ एक बेहतरीन लाइफ बिताओगी। विदाई का वक्त हुआ मेरी बच्ची, जाओ खुश रहो। उसे सीने से लगाए, बहुत सी दुआएं दी और नसीहतें करते चले गए। अब क्या बचा था कुछ कहने को और सुनने को? इतना सब देखकर उसकी आंखों से आंसू भी ना टपक सका और वह चेहरे पर घूंघट लिए वहाँ से चली आई। नई दुनिया में कदम रखे, न जाने कितना लंबा सफ़र था। लेकिन जब वो हवेली पहुंची, रात की अंधेरी हर तरफ फैल चुकी थी। पूरी हवेली मेहमानों और रोशनियों से सजावट से घिरी हुई थी। डीजे पर देहाती गाने बज रहे थे, उस पर गांव के लड़के और लड़कियां नाच रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों को एहसासों से अलग रखती हवेली के बड़े से हॉल से होती हुई उसे अपने कमरे तक पहुंचा दी गई थी। सर पर ओढ़े बड़ा सा दुपट्टा उसके घुटन में और ज़्यादा तकलीफ बढ़ा रहे थे। पता नहीं और कितने रस्म से गुजरने थे। इस हवेली में नई दुल्हन से सबको मिलाया जा रहा था। वह इस हवेली की खास औरत थी। अफसाना और उसकी दादी फूले नहीं समा रहे थे। अफसाना सज्जाद की छोटी बहन थी। उसकी एक बूढ़ी दादी थी और जब उन लोगों ने तमन्ना को देखा तो देखते ही रह गए थे। अल्लाह अल्लाह करके उसको कमरे में पहुंचाया गया। वह दुल्हन बनी थी, मगर दिल में ना कोई जज्बात था, ना उमंग। कभी उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था और उस इंसान को उसका जीवन साथी बना दिया गया था। कमरे में आते ही उसने घूंघट उतार कर फेंक दिया था। इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसका ख्याल गलत साबित हुआ। कमरे की महंगी और शानदार फर्नीचर को देखकर उसका आंख चौंधिया गया था। बेशक गांव के थे, लेकिन इस वक्त वह एक मुखिया की बीवी थी और वह जिस आदमी की बीवी बनी थी वह कोई आम आदमी नहीं था। वह ड्रेसिंग टेबल पर जाकर खड़ी होती, एक एक चीज़ उतार कर फेंकने लगी। तभी वह अचानक अंदर आया था
वह एक पल को उसे देखता फ्रीज हो गया था। ऐसा लगा था जैसे चांद जमीन पर उतरकर उसके कमरे में आ गया हो। गोरा रंग, लंबे बाल, खूबसूरती की खुद मिसाल उसके मातम करने पर वह उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते, अपने तरफ ध्यान दिलवाते वह तो हैरान ही रह गई थी। तमन्ना को उसकी खूबसूरती और हैंडसम बॉडी ने हैरान कर दिया था। 6 फीट का लंबा चौड़ा जवां मर्द दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही तमन्ना हैरान रह गई थी। उसे एक नज़र में अपना दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। रोना धोना एक तरफ, बस उसे देखती रह गई। जब कुछ बातें करता, उसे इग्नोर करता वहाँ से चला गया, जिसे उसकी कोई अहमियत ना हो। वह सच में बहुत पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान। उसके पापा के शब्द उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगे। उसका दिल किया काश यहाँ मैं आई ही ना होती। दिल में अपने आप को कोसती हुई आगे बढ़ी, अपने कपड़ों में से एक आरामदेह ड्रेस निकालती बाथरूम में चली गई और वहाँ से कपड़ा बदल करके वहीं सोफे पर लेट गई। फजर की अजान के करीब सज्जाद की आंख खुली तो उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटी उस हूर की परी पर पड़ी जो जन्नत से उतरी और गलती से उसके घर में चली आई थी। बड़ी बड़ी आंखें उस वक्त बंद थी। तभी वह धीरे से उठकर उसके करीब आया, गहराई से उसका जायजा लेने लगा। छोटी सी शर्ट, ढीला ट्राउजर, खुले बाल, चमकती गोरी रंगत। सज्जाद एक गहरी सांस लेता आगे बढ़ गया। वह एक मजबूत किरदार और एक अड़ियल और जिद्दी आदमी था। वह जितनी खूबसूरत थी, कोई और मर्द होता कब का सब कुछ भूलकर अपना हक वसूल कर लेता। नमाज पढ़ने और एक्सरसाइज करने के बाद वह 2 घंटे के बाद अपने कमरे में आया। उसे सोफे पर जागता खराब मूड के साथ बैठा देखकर आंखें गोल घुमाता बोला, आप इन कपड़ों में कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये आपका लंदन नहीं, मेरा गांव है, जहाँ शर्म हया मद्देनजर रखते हुए कपड़ों का चुनाव किया जाता है। आप कोई और कपड़े पहन लो, इससे पहले कोई अंदर आ जाए। मैं किसी के पसंद से कपड़े पहनना तक पसंद नहीं करती। मेरे पास मेरे ही कपड़े हैं। वह उसे गुस्से से देखकर बोली। दिल अंदर कहीं उस आदमी को देखकर धड़कने भी लगा था, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहती थी। सज्जाद को उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी। ये पहली मर्तबा था जब उनकी आपस में बात हो रही थी। खैर, ये मत भूलिए कि आज आप जिस इंसान के साथ निकाह करके बैठी है वह भी कल को किसी और का ही था। अगर वह भागी ना होती तो आपकी जगह आज वो यहाँ बैठी होती। उसकी हालत पर मजाक उड़ाता हुआ वह मुस्कुराया था। तमन्ना के तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। वैसे तो काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। हजारों रंग इस्तेमाल के लिए बाज़ारों में मिल जाते हैं पैसों से, लेकिन इंसान सिर्फ एक ही होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आपके नसीब में मैं ही थी, इसलिए वह शादी के दिन भाग गई, समझे जनाब। और मुझे देखिए, 7 समुंदर पार मुझे मेरी किस्मत यहाँ खींच लाई, क्योंकि आप मेरे नसीब में लिखे थे, जिसे कोई छीन नहीं सका। फिर आप कैसे खुद को किसी और का कह रहे हैं? तमन्ना को ये बात दिल पर लगी थी। सज्जाद की आंखें फैल गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने अर्जेंट में उसके लिए एक खूबसूरत लहंगे का इंतजाम किया था। इतना कोई खास नहीं था, लेकिन तमन्ना थी ही ऐसी खूबसूरत, उस पर खास लगने लगा था। सर पर दुपट्टा संभालती वह सबसे मुस्कुराकर मिली थी, लेकिन नज़रें बार बार भटकती उस दुश्मन जान पर थी जो चेहरे पर गंभीरता लिए टांग पर टांग जमाए बैठा मोबाइल पर बिजी था। हैंडसम पर्सनैलिटी का सबूत दे रहा था उसका चेहरा। पहली बार कोई जिंदगी में आता बुरी तरह से उसके हवासों पर छाया था। अगले दिन वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ। उसकी ज़रूरत की हर एक चीज़ सज्जाद ने उसकी पसंद से ऑनलाइन बैठे मंगवाई थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके पापा और बाकी सब भी मिले। सब उसकी किस्मत पर नाज कर रहे थे, जिसे रुबीना बदकिस्मती से ठुकराकर चली गई थी। पापा ने बताया कि उसकी माँ उसके पापा और तमन्ना से बहुत नाराज़ है। पति से नाराज़ होने का तो मतलब समझ आता है, लेकिन तमन्ना से नाराज़गी उसकी चुप्पी की वजह से थी, जिस पर उसने बिना किसी चू चप्पड़ किए सज्जाद से निकाह की हामी भर ली थी। वह अपने ससुराल के बारे में थोड़ा बहुत जान गई थी। ससुराल में था ही कौन, एक बूढ़ी दादी, सज्जाद की छोटी बहन अफसाना जो तमन्ना से 1 साल छोटी थी, और कुछ नौकर वगैरह। वह यहाँ सभी से घुल मिल गई थी। यहाँ के सभी लोग बहुत प्यारे थे और मोहब्बत करने वाले थे, जो तमन्ना की सोच से बढ़कर उससे मोहब्बत करते रहे, हर वक्त उसका ख्याल रखते थे। वलीमा की रात के बाद से उसका सामना फिर सज्जाद से नहीं हुआ। शायद वह शहर चला गया था जरूरी काम से, और साथ तमन्ना का दिल भी ले गया था और जाते जाते उदासियाँ उसे दे गया था। बेटा, क्या तुम्हारी सज्जाद से बात हुई? वह अपनी नई नवेली इतनी प्यारी दुल्हन को छोड़कर शहर जा बैठा है, उसे जरा भी तमीज़ नहीं। तमन्ना दादी की आवाज़ सुनती चौंकी थी। दादी, सज्जाद का नंबर उसके पास नहीं। वह अपने मोबाइल से नंबर देती।
अफसाना जल्दी से बोली और मुस्कुराकर उसने अपना मोबाइल पकड़ा दिया। तमन्ना भी यही चाह रही थी कि सज्जाद की आवाज़ सुने, लेकिन तमन्ना का दिल बेचैन हुआ था। वह उसकी आवाज़ सुने, उसके मोबाइल से नंबर लेती। वह अपने मोबाइल में दिल चोर नाम से सेव कर गई और फिर दादी के कहने पर उसे कॉल मिलाना पड़ा था। जी मैं तमन्ना बात कर रही हूँ, आप घर कब आओगे? ये मैं नहीं, दादी पूछ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। तमन्ना ने बस छोटी सी बात की और सज्जाद को ये एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि वह उसके लिए बेकरार है। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर बोला, दादी से कह दो कि फ़िक्र ना करे बिना वजह, और आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? तमन्ना उसके गुस्से से भरी आवाज़ पर बिलबिला उठी थी। बेटी क्या कह रहा है सज्जाद तुमसे? कब आएगा वह? दादी की आवाज़ पर होश में आई। उसने कहा, जल्दी आऊँगा, कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। मेरी फ़िक्र मत करो और आइंदा मुझे कॉल करके अपने नाजुक हाथों पर जुल्म ढाने की ज़रूरत नहीं। शायद उसने सुन लिया था, तभी गंभीरता से जवाब देता। खुद ही कॉल काट दिया था। उसके जवाब के इंतज़ार में थी। वो कह रहे हैं जल्दी आएंगे, उसने नॉर्मल शब्दों में कहा। चलो अच्छा है, अब देखना कैसे वह अपनी खूबसूरत सी नई नवीली दुल्हन की आवाज़ सुनकर भागता चला आएगा। दादी मुस्कुराती हुई बोली। वह उठकर चली गई, जबकि तमन्ना मुस्कुराकर भी गुस्से में हो गई थी। आपको पता है भाभी, जब हमें रुबीना के बारे में फ़ोन पर बताया गया कि वो भाग गई है तो दादी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम सब घबरा गए थे। वह दूर का सफ़र नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम बारात में शामिल ना हो सके। तभी हमें आपके और भाई की जल्दबाजी की शादी पर बहुत दुख हुआ था। बहुत से शक और दुख ने घेर लिया था। कहीं जल्दीबाजी में भाई ने गलत फैसला और गलत इंसान तो नहीं चुन लिया, क्योंकि आप हिंदुस्तान की नहीं बल्कि एक अलग कंट्री की हैं और वहाँ के माहौल में रहकर आई हैं। जो पहली बार यहाँ आई थी, वह कैसे इस माहौल में रहेंगी और कैसे हम सबको समझ पाएंगी? आज ये सारी बातें गलत साबित हो गई। आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि रुबीना के इस फैसले से हमें इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी भाभी मिली है। मेरे हैंडसम भाई को इतनी खूबसूरत हसीन पत्नी मिली। अफसाना की बातें तमन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आप परेशान मत हो, भाई का दिल बहुत खूबसूरत है, वह कभी आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की पहली ही रात तुम्हारे भाई मुझे अच्छे से सब कुछ समझा गए थे। जुल्म तो मेरे साथ हुआ, जो पति से पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठी। ऊपर से मुझे ये सुनने को मिला कि मैं चाहूँ तो आज़ादी ले सकती हूँ। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ज़रा कोई ये तो पूछे, आज़ादी ही लेनी होती तो शादी क्यों करती? इसका अगला एपिसोड बहुत दिलचस्प रहने वाला है, दिल थाम कर सुनना होगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।